वेलकम। आज आपको आप सबका स्वागत है फन इन लर्निंग मैथ्स इस एपिसोड में। सो आई एम सार्थक धारणकर। आई एम अ सिविल इंजीनियर by qualification, and at this moment a student. I am studying masters in environment and water resources engineering. So I have with me a guest, Miss Nishi Shah. Miss Shah is an educationist, and she is working in the field of human development. So welcome, Miss Shah. Thank you, Sarthak, for inviting me. Yes. Yes. So, ma'am, we have some questions about what this session is going to be. So, first thing is the session says fun in learning maths. So, can there be some new techniques or different ways in which we can get fun or enjoyment by learning maths? Appropriate technique means learning a particular concept in a particular way. So, yes, maths is a very huge field, and learning maths in an appropriate way is important because, yes, it is very useful in our daily life. For example, construction. So, for construction, what we need? Practice. Like construction में हम theory read नहीं कर सकते या only समझ नहीं सकते, खुद से हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है. लाइक राउंडर लो, स्केल लो, पेंसिल लो, बुक लो एंड जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. So yes, practicing is important in maths. Second thing is visualize. Numbers देखो, calculate करो, play with numbers. So कैसे होता है ना कि बच्चों को जब हम exposure देते हैं numbers के साथ या कुछ problems देते हैं, give them some time to think on their own. क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं एंड इसलिए वो ना हमेशा एक्सप्लोर करेंगे, कुछ वेज ढूंढेंगे सॉल्व करने के. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि चिल्ड्रन आर क्रिएटिव. सो क्रिएटिविटी कब फोस्टर हो सकती है या कब बढ़ सकती है बच्चों की, जब हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, एक्सपोजर देंगे. सो यस, मैथ्स को लर्न करने में विजुअलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है. This is a type how we can study maths. Yes, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया कि एक अप्रोप्रिएट टेक्निक होती है किसी सब्जेक्ट को स्टडी करने की, और मैथ्स के लिए एक अलग मेथड है जहाँ पे हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हर चीज़, तो थोड़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन में या कई और जगह. एंड स्टूडेंट्स आर क्यूरियस, सो एट दैट एज द क्यूरियोसिटी शुड बी चेरिश्ड. दैट्स अ ग्रेट थॉट. So what are these techniques, ma'am, that are used for different subjects? So as you told that every subject has a different way of learning, or there are some different techniques, an appropriate technique for each subject. So what is that? Appropriate technique means studying a concept in a particular way or in a right way through which we can understand that concept properly. फॉर एग्जाम्पल कि अभी हम मैथ्स के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग इज लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग. क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज है कि हम लोगों को सोचना पड़ता है, थोड़ा वी हैव टू एक्सप्लोर एंड थिंक ओवर द प्रॉब्लम कि वर्ड प्रॉब्लम दिया है या कुछ दिया है, तो हमें सोचना पड़ता है. सो लॉजिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट. सेकेंड थिंग इज कि प्रॉब्लम सॉल्विंग. Everything is interconnected. When we tell that how to learn a concept, so सारे techniques interconnected है. Like logical thinking के बाद ही हम लोग problem solving पर jump कर सकते हैं. तो जब बच्चे को हम problem देते हैं, so let them think over it, तो वो और creative ways निकालेंगे उसको solve करने के. क्योंकि हमारा कैसे होता है ना कि हम बच्चों को बोलते हैं कि ये सम है और इसको इसी वे में solve करने का है, बाकी खुद का दिमाग मत लगाना. मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है, हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है. सो दिस इज हाउ वी शुड गिव देम टाइम टू एक्सप्लोर एंड एक्सपोजर देना चाहिए कि अच्छा खुद से भी करो. इट्स नॉट नेसेसरी कि यही मेथड है, और भी मेथड हो सकती है. ओके फिर है कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यस, मैथ्स हम लोगों को प्रैक्टिस से ही समझ में आता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. इट्स नोन प्रोवर्ब. So practice is very important. And one more thing is कि hands on experience, कि हम जो सीख रहे हैं उसको कैसे implement करना है, तो वो भी एक practice से ही होता है. So yes, these are some techniques through which we can study maths.
Yes, thank you, ma'am. You explained it very nicely. So another question that comes in our mind is that in this during the time of lockdown, can it be helpful if we use this technique, or is this an opportunity that we are working from home, studying from home, and we can mold ourselves according to these techniques? Yes, we should take lockdown as a positive thing, as an optimistic opportunity to develop our interest in our studies. Because कैसे होता है ना कि ऐसा फर्स्ट टाइम है जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे साथ में घर पे लाइक स्टिल सब कुछ ओपन हुआ है बट फिर भी बहुत से पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और स्कूल्स तो अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है ऑनलाइन टीचिंग इज गोइंग ऑन सो थिंग इज कि यहाँ पे कितना टाइम सेव हो रहा है वी शुड सी टू दिस कि ट्रैवलिंग का टाइम सेव हो रहा है बच्चे क्लासेस नहीं जा रहे तो घर पे है तो वो भी एक टाइम सेव हो रहा है क्योंकि डेली रूटीन कैसा होता है कि स्कूल जाओ बाद में आओ थके होते हैं बच्चे थोड़ा रेस्ट लेते फिर से एक दूसरे क्लास के लिए जाते हैं बिकॉज इट इज अ कल्चर कि अलग अलग क्लास करना इम्पोर्टेंट है सो अभी ऐसा है कि बच्चे भी घर पे पेरेंट्स भी घर पे सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप ये बॉन्ड ज्यादा अच्छे से डेवलप हो सकता है एंड वी हैव सीन की रिसर्च ऑल्सो सेज कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं लाइक वी नो कि पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स फॉर देयर चिल्ड्रन सो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों को ज्यादा इजीली याद रहता है बिकॉज यू नो आर पेरेंट्स नो कि कौन से एग्जाम्पल से हम लोगों को कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी एंड देन इट इज लाइक देयर इंटरनल जोक्स लाइक अच्छा मेरे पापा और मेरे बीच का वो है कि हाँ. मतलब एक प्रॉम्प्ट भी कर दिया डैड ने कि अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय दिस या फिर अच्छा बॉटल दिखा दी तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका सरकम स्टांस क्या है समथिंग लाइक एक कोड मिल जाता है सो यस और घर में अंडर सुपरविजन हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है सो यस एंड इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम लोग सब कुछ मिस कर रहे हैं यस ऑनलाइन से टीचर्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स भी मिल रहे हैं और घर बैठे पेरेंट्स भी है जो स्टडीज में हमें हेल्प कर सकते हैं सो एक्सपेरिमेंटेशन काफी हो सकता है घर पे पेरेंट्स के साथ एंड इट विल बी अ अमेजिंग टीम वर्क ऑल टुगेदर यस ट्रू, घर पे भी हम बहुत चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अगर पेरेंट्स के साथ कुछ कर सके तो दैट विल बी ग्रेट मेमोरीज अहेड. यस Yes. So, ma'am, as you explained, these techniques help us in different ways. May like we can get fun from it and even enjoy it while learning, or we can use it for better methods of like meta study and better results. So, will this help? Will this be helpful in the long run, or are there what kind of results will we get after a few years by using these kind of techniques? So, using any technique helps us to visualize something or the other. फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी हम लोग राइट वे से सीखेंगे एक प्रॉपर टेक्निक हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे कोई भी चीज के लिए तो वो लॉन्ग रन में कैसे काम आएगी बिकॉज यस वी नो अप्रोप्रिएट टेक्निक सीखने से ना और आसानी से हम लोग इजीली सीख सकते हो कॉन्सेप्ट और इजीली सीख सकते हैं सो बोरिंग भी नहीं होता है बच्चों के लिए टफ नहीं है तो यस इट इज इंटरेस्टिंग ओके तो इजिली सीख लेते हैं बच्चे तो लॉन्ग रन के लिए अपने आप काम आता है वो क्योंकि मगिंग अप होता है अगर अच्छे से नहीं सीख रहे कोई टफ चीज है एग्जाम पुरता मी मग अप करून टाकेल एग्जाम के लिए आई विल मग अप वहां पे पूरा उतार देते हैं देन आई एम क्लियर ओके सो लॉन्ग रन के लिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी जब हम आगे जाएंगे तो हम लोगों को खुद से ही पढ़ाई करनी है मोस्ट प्रोबेबली फॉर एग्जाम्पल अभी देखो अभी ऐसे लग रहा है कि ट्यूशंस बंद हो चुकी है सेल्फ स्टडी इज सो मच इम्पोर्टेंट so why not study in an appropriate way so it will be a fun like yes जैसे एपिसोड का नाम ही है लर्निंग फन इज लर्निंग ओके लर्निंग इज फन ओके सो यस अप्रोप्रिएट वे में हम लोग स्टडी करेंगे तो लॉन्ग रन में अपने आप काम आएगा फॉर एग्जाम्पल की अप्रोप्रिएट में स्टडी करेंगे तो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम लोग किचन में मैथ्स यूज होता है बाद में मेजरमेंट्स के लिए मैथ्स यूज होता है कितने सारे टॉपिक्स है जहाँ पे मैथ्स यूज होता है मेजरमेंट्स है कुकिंग में है बाद में क्लीनिंग में है सब जगह पे मैथ्स यूज होता है दैट अकाउंटिंग में है बच्चों को सिखाओ कि रियल इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है डिवीजन कैसे होता है
जब वो खुद प्रैक्टिकली करेंगे तो ही इट इज पॉसिबल. यस. यस, वेरी ट्रू. अगर प्रैक्टिकल वे में हम सीखे तो बहुत इजी होता है, और नॉलेज लेने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हम वो अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज अ ग्रेट थॉट दैट इफ वी learn to apply it, we can definitely make it useful. Yes. So with this, I'll start with a presentation that I've prepared for what kind of techniques we can use. तो हम देखते हैं प्रेजेंटेशन में क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं और उससे क्या चेंजेस हो सकते हैं हमारे सीखने के इन मेथड्स में. सो स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट मैथ्स. Maths is a subject which some students find it difficult, some find it very easy, and a very few of them find it fun in learning. So most of them feel it as a burden. So why is it? Because one of the factors is that we cannot easily visualize maths. The visualization or the way of learning maths is a bit different. We have to practice it regularly, understand where it can be applied, and only then we can easily remember or understand maths. So इसी तरह मैथ्स की स्टोरी है. आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्या हम मेथड्स यूज कर सकते हैं. जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टार्ट विद द क्वेश्चन. कोई भी चीज है, कोई फॉर्मूला है, तो वो क्यों है? क्योंकि एक उसके पहले क्वेश्चन था. तो सबसे पहले क्वेश्चन रेज करो. हमारे बुक में फॉर्मूला दिया जाता है, उसके पहले स्टेटमेंट होता है, और फॉर्मूले के बाद क्वेश्चंस दिए जाते हैं. हम बच्चों को क्या सिखाते हैं या बच्चे क्या करते हैं? तो पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसे स्टडी कर लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग को लगते हैं. उससे अलग हमने कुछ और ट्राई किया तो कुछ रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं. जैसे पहले उनको क्वेश्चन दिया जाए, वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, क्योंकि कैसा है कि क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन निकला है. फर्स्ट द क्वेश्चन अराइजेस, देन वी हैव द सॉल्यूशन, एंड व्हेन वी गिव द क्वेश्चन इन द फर्स्ट हैंड, students understand that this type of questions will come in real life. तो हम जब उनको क्वेश्चंस देते हैं तब उनको ये पता चलता है कि कौन से टाइप के फॉर्मूलाज, कौन से टाइप के प्लेसेस पे जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए वहां पे यूज करने हैं. तो इसीलिए स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. रेज द क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन द क्वेश्चन, एंड शो आउट वेयर इट कैन बी यूज्ड इन द रियल लाइफ. शो वेयर द क्वेश्चन अराइजेस इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. In this way, students will get interested in the topic because they know that the question will arise in the real life and it is helpful. Next thing, we have given them question. Question देने के बाद करना क्या है? Time to think. It is very important to give them time to think. After we give them question, we should support their curiosity. उनकी क्यूरियोसिटी को हेल्प करो, सपोर्ट करो, टाइम दो सोचने के लिए. एनकरेज करो कि खुद से सॉल्यूशन निकालें. जब वो खुद से सॉल्यूशन निकालते हैं तो उनको समझ में आता है प्रॉब्लम्स, उसके अंदर की सारी पॉसिबिलिटीज वो देखते हैं. जो पॉसिबल नहीं है उनको उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और अप्रोप्रिएट मेथड खुद निकाल सकते हैं. तो इसीलिए उनको खुद सॉल्यूशन निकालने के लिए एनकरेज करो. पर सॉल्यूशन इंस्टेंटली नहीं निकलता है, तो सॉल्यूशन निकलने के लिए टाइम देना पड़ता है. गिव देम द फॉर्मूला. एंड में उन्हें फॉर्मूला दो. क्वेश्चन देने के बाद उनको टाइम दो. डू यू हैव दिस प्रॉब्लम? टेक हाफ एन आवर टू आंसर इट. और टुडे दिस इज द क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, टुमारो यू हैव टू गिव मी द आंसर. और जब टाइम खत्म हो जाए और अगर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तब उन्हें सॉल्यूशन दो. उसके पहले उनको फॉर्मूला मत दो. इससे क्या होता है, बच्चों की क्यूरियोसिटी डेवलप होती रहती है, उनको खुद के सॉल्यूशंस निकालने में हेल्प होती, और सबसे मेन चीज उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है और वो ऐसे अलग अलग मेथड्स सोचने के लिए एनकरेज होते हैं जहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. सो इससे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप होती, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब एक एग्जांपल देखते हैं. सो हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स डू यू सी इन दिस फिगर? इसमें अलग अलग शेप्स है. सो अगर मैं इसको पहले ही क्वेश्चन की तरह पूछ लूं तो बच्चों को अलग अलग शेप्स दिखेंगे. तो ये शेप्स कैसे हैं? ट्रायंगल है, कुछ को रोम्बस दिखेंगे, कुछ बोलेंगे पैरेललोग्राम, कुछ बोलेंगे हेक्सागॉन्स, एक स्टार. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम उन्हें पहले ही बता दें
कि इस फिगर में 5 अलग अलग टाइप के फिगर शेप्स हैं, दैट इज ट्रायंगल, rhombus, parallelogram, hexagon and star. So students will not go on to find different shapes. अलग अलग shapes ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे वो, but there is a trick. Some students can also find a diamond in this figure. So why does that happen? Because we then give them the question and don't give them the answer. When you give them answer first or give them the solution at the beginning, students don't think about it. They are like, okay, this figure has 5 shapes, so we will only write 5. But when you give this to a student, only the question and not the solution, students tend to find different shapes in this also. And that is very important. Students can also find kite in this. So this is an innovative way, and students should be encouraged to find answers according to this. So different can be good. पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा 5 शेप्स थे, उसके अलावा किसी को काइट दिख सकता है, किसी को डायमंड दिख सकता है. सो डिफरेंट कैन बी गुड. स्टूडेंट्स को हमें एनकरेज करना चाहिए कि आप सोचो और एक्सप्लोर करो. एनकरेज देम टू थिंक, यस ये मेथड है पर इसके अलावा भी कोई मेथड हो सकती है. उन्हें सॉल्यूशन मत दो, उनको मेथड मत दो, पहले उन्हें खुद से एक्सप्लोर करने दो. और एक्सप्लोर करने के बाद जब वो सॉल्यूशन लेके आए तो उन्हें बोलो कि आप हमें एक्सप्लेन करो, आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन कैसे आया, वो उसका एक्सप्लेनेशन हमें दो. तो एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, एक्सप्लेनेशन पावर बढ़ती है, उनका क्वेश्चन टू रीजन बढ़ता है. दैट इज इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हम अगर उनसे पूछे तो वो रीजन ढूंढने के पीछे लगते हैं, वो उस मेथड पे काम करना चालू करते हैं. एनकरेज न्यू मेथड्स. नई कोई मेथड आए तो उसे एनकरेज करो, डोंट स्टॉप देम, बिकॉज ऑल द इन्वेंशन डिफरेंट वेज. अगर हम उन्हें अभी रोक दे कि आप कोई नई चीज नहीं कर सकते, कुछ इनोवेट नहीं कर सकते, तो आगे जाके वो इनोवेट नहीं कर पाएंगे. सो इस चीज का एक एग्जाम्पल देता हूं कैसे करना है. देयर इज एन फिगर ऑन द राइट साइड, वहां पे 26 का स्क्वायर है, 26 इंटू 26, स्क्वायर इज 676. मुझे बचपन से स्क्वायर्स लर्न नहीं होते थे, सो मैंने एक अलग मेथड निकाली. मुझे 5 के एंडिंग या 10 के जो मल्टीपल्स है उनके स्क्वायर्स याद रहते हैं. सो व्हाट आई डू इज आई फाइंड द अदर स्क्वायर्स फ्रॉम यूजिंग द स्क्वायर्स दैट आई नो द स्क्वायर ऑफ 25. सो व्हाट आई डू इज मैंने 25 में वही नंबर ऐड किया 25 और उसका नेक्स्ट नंबर जो है 26 वो भी ऐड किया, और ये दोनों ऐड करके मैंने नया 26 का स्क्वायर निकाल दिया. आंसर इज सेम, द मेथड माइट बी डिफरेंट, but the origin of both the methods is the same. There is no difference in the origin of both the methods. If you put both the methods on a square pattern, that is a square with 26 squares on each side, you will find that I am just finding the area of both the figures and both the figures are same. So method अलग हो सकती है, उनके origin एक ही होते हैं कई बार, और उनके answers भी same होते हैं. So always encourage them to think different way and explore. Another example, this is an excellent example by Daniel. He is a person who is enthusiastic, or he likes to teach mathematics in a different way. So he developed this chart. In this chart you will find there are circles with different figures and all have different colors. So why are there different colors? जब बच्चों को ये दिया जाता है तब होता क्या है, कुछ बच्चे ये नोटिस करते हैं कि जो 5 के मल्टीपल्स है उन नंबर्स के सर्कल में ब्लू कलर है, कुछ को ये नोटिस होता है कि जो इवन नंबर है उसके अंदर ऑरेंज कलर है, कुछ को ये नोटिस होता है कि कुछ नंबर्स ही है जो रेड कलर में है और वो सब हर जगह पे नहीं है, कुछ को ये रियलाइज होता है कि ग्रीन कलर जो है वो डायगोनल में आता है. सो जब ये उनको प्रॉब्लम दिया जाता है तो बच्चे अलग अलग वेज ढूंढते हैं कि इसमें क्या है, और उससे फॉर्मुलेट करके ये जानते हैं कि अलग अलग कलर्स अलग अलग टाइप के नंबर्स को डिनोट किए गए हैं. ब्लू कलर 5 नंबर को दिया गया है, येलो कलर इज गिवन, ऑरेंज कलर इज गिवन टू इवन नंबर और द बेसिक नंबर 2, ग्रीन कलर इज गिवन टू द नंबर 3, और इन सब के मल्टीपल्स यूज करके ही अलग अलग नंबर्स बने हैं. So then whenever you see different colors, those colors or the origin of that colors
मल्टीप्लाई टू मेक दैट नंबर। और ये ही चार्ट बच्चों को एनकरेज करता है, बच्चे ही इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। You can experiment in different ways. So this is just an example how we can encourage students to use or their imagination, their creativity in different ways. Start solving, stop mugging up. So a big problem in these days is students mug up tables and formulas. बच्चे सिर्फ learn कर देते, learn मतलब रट्टा मार लिया. So that is not good. Mugging up is not at all good. Short time के लिए याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे. So use क्या है एजुकेशन का? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो अप्लाई नहीं कर पाते. तो कई बार कोई ट्रिक क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे वो सॉल्व भी नहीं कर पाते. तो उसके लिए करना क्या है? एनकरेज देम कि तुम खुद से फॉर्मूलाज डिराइव करो, तुम खुद से सॉल्व करो, लर्न करना बंद करो. उनको बोलो कि ट्राई मेकिंग देम ऑन योर ओन, मतलब फॉर्मूलाज खुद से बनाओ, खुद से सॉल्व करो. और फॉर्मूलाज बराबर है क्या नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं? At the end, we can just check out the answer, and if the formula is applicable for each and every case, the formula is correct. So ऐसे बच्चों को अगर ओपन स्पेस दी जाए, क्रिएटिविटी डेवलप करने दी जाए, तो वो अलग अलग वेज में निकलते हैं. और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज ये होता है कि जब कोई इरेगुलर कैलकुलेशन आता है उनके सामने, तो तब वो अच्छे से वो कैलकुलेट कर पाते हैं. क्योंकि लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह पे रेगुलर टाइप के सम्स नहीं मिलते, रेगुलर टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, वहां हर चीज इरेगुलर होती है. और इसीलिए हमें सॉल्विंग को शुरुआत करनी चाहिए, मगिंग अप बंद करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज हैंड ओवर सम वर्क. इफ पेरेंट्स हैंड ओवर सम स्मॉल वर्क टू स्टूडेंट्स और किड्स, they will be encouraged to study a different subject or the ongoing subject in the practical way. ये कैसे हो सकता है? बच्चों को छोटे छोटे कैलकुलेशंस दो आपके डेली लाइफ में. उससे क्या होगा? तो उनसे उनको पता चलेगा कि जो स्कूल में सीखते हैं वो रियल लाइफ में बुक्स से निकल के रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, वो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मजा आता है. बच्चों को जब कोई चैलेंजिंग डे टू डे कैलकुलेशंस दिया जाता है तो वो उसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं और सॉल्व करते हैं. उनको उसमें मजा आता है, पढ़ाई होती है, प्रैक्टिस भी होती है. इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम. So this way we can encourage them. Another thing is make them work with you. उनको साथ में के बैठो. मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप ये कैलकुलेशन करो, हम दोनों के आंसर्स मैच करते हैं या नहीं हम देखते हैं. They are clever than they seem. जैसे वो दिखते हैं कि उन्हें कुछ आता नहीं, बट दे आर वेरी क्लेवर. अगर आप उन्हें कोई काम हैंड ओवर करो तो वो डेफिनेटली अच्छी तरह से वो कंप्लीट कर सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स दे भी सकते हैं. So in this way we can hand over some work और उनको भी मजा आएगा, हमें भी हेल्प होगी, and that can be a nice way to form memories in different ways. So this is some way. Another is correlation of topics. So maths का टॉपिक है आज. तो मैथ्स में जो सब्जेक्ट्स हम सीखते हैं वो अलग अलग जगह पे कोरिलेट होते हैं और वो हम उनको किस तरह से काम दे सकते हैं. जैसे अकाउंट्स एंड अलजेब्रा है, वो बिलिंग में काम आता है. हमने कोई ग्रोसरी स्टोर से बिल लाया, गिव देम बिल टू कैलकुलेट. और यू कैन व्हेनेवर बिफोर गोइंग फॉर बिलिंग सेक्शन इन द ग्रोसरी स्टोर और योर सुपरमार्केट, यू कैन जस्ट आस्क देम टू कैलकुलेट द बिल व्हाइल स्टैंडिंग इन द क्यू. सो उनसे क्या होता है, फिर बिलिंग का उनका जो मेथड है वो अच्छा सुधारता है. उनको ये पता चलता है कौन से टाइप के टैक्सेस होते हैं, अकाउंटिंग कैसे होता है, मंथली एक्सपेंसेस उनके साथ बैठ के ड्राफ्ट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए. तो उनको उसमें भी मजा आता है. वो उनको समझ में आता है कि किस तरह पे कहाँ हम खर्चा कर सकते हैं, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है. They get to know that whatever we study is useful in life. Another thing is take their help in kitchen. किचन में बहुत जगह पे proportions यूज होते हैं. जैसे अगर हमें चावल बनाने हैं तो हमें राइस कितना लेना चाहिए, पानी कितना लेना चाहिए, कोई डाइल्यूजन करना है तो कितना डालना चाहिए, इससे proportions मिलते हैं और ये बच्चों को बहुत हेल्पफुल होता है परसेंटेज और डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन स्टडी करने. अनदर थिंग इज ट्रैवलिंग. हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा स्पीड क्या है, एवरेज टाइम क्या लगने वाला है, इस टाइप के फॉर्मूलाज, इस टाइप के सम्स होने चाहिए. उनको टाइम प्रिपेयर करने के लिए कहिए कि हमें 6 बजे अगर कहीं पहुंचना है तो हमने घर से कितने बजे निकलना चाहिए और किस टाइम पे अगर निकलना है तो उससे कितनी देर पहले हमें प्रिपरेशन चालू करना चाहिए. सो उन्हें हैबिट्स भी अच्छी लगती है, उनको मजा भी आता है
हैबिट्स अच्छे लगने के साथ तो ये भी पता चलता है कि हम अलग अलग चीजें अलग अलग वेज में यूज कर सकते हैं. देन ज्योमेट्री इज रिलेटेड टू शेप्स, साइजेस. वो समझने के लिए उन्हें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, अलग अलग साइजेस की चीजें दे सकते हैं, उनको प्रैक्टिकल वे में बता सकते हैं कि ये अलग अलग वेज है इनको कैलकुलेट करने के, इनका हम यूज कर सकते हैं. अनदर वे इज मेजरमेंट. हम उन्हें एक दिन असाइनमेंट दे सकते हैं, आज लिविंग रूम का एरिया कैलकुलेट कीजिए. लिविंग रूम हमारा इरेगुलर शेप का होता है, कई बार कुछ नॉचेस होते हैं, थोड़ा शेप बदलता है. सो इन दैट वे वी कैन हेल्प देम टू फाइंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम देयर बुक्स. सो अगर ये एग्जाम्पल्स हम उनके सामने रखें तो उन्हें टॉपिक्स समझने में आसानी होती, वो इजीली समझ पाते हैं, उसमें मजा ले पाते हैं और आगे बढ़ सकते. सो दिस इज अ गुड वे ऑफ लर्निंग. Another is fun games. So in fun games we can encourage them to use these in their free time और फिर मजा भी आता है. One of the example is divisibility. So ये गेम मेरे बचपन से है, मैंने खुद ऐसा चालू किया था. So what I did was whenever I used to see a number plate of a car, I used to read the registration number and find out if it is divisible by 3 or 9. So इस तरह हम उन्हें कोई टास्क दे सकते हैं कि कोई आप फोन नंबर देखो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, तो वो नंबर को आप हमेशा ट्राई करो कि कौन से नंबर से वो डिविजिबल है ये ढूंढने का. उससे उनकी प्रैक्टिस होती है, मजा आता है, एंड दिस इज अ गुड वे ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग. अनदर एग्जाम्पल इज परसेंटेज. तो आप हम उन्हें कोई चीज दे सकते हो और बता सकते हो कि इसमें ये इतना डाला है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस अमाउंट, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट और दिस थिंग दैट वी हैव पुट हियर. तो इससे उनके परसेंटेजेस कैलकुलेट करने में आसानी होती है, उन्हें आदत लगती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आगे जाके इसी तरह वो इस परसेंटेज को विजुअलाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज 16.67%, दैट इज 1/6. सो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना उन्हें इजीली आ सकता है. सो जब कोई रेशियो दिया जाता है दैट इज 1/4. सो व्हाट इज एग्जैक्टली 1/4? दैट इज 25%. सो ये उन्हें बताओ कि आप परसेंटेज को कैलकुलेट करो फ्रैक्शन से. फिर उससे होता क्या है, तो दे गेट acquainted to it and they can easily visualize it. Another is addition. Give them something to add, give them something quick they can do in calculations. Reciprocal, like I told earlier, give them fractions and tell them to find it out in decimals. So these are some of games that they can use. Another is a magic square that I have given here on the right hand side. These games help students visualize what they can do in mathematics and how it can be applied in real life. So these are some of the examples that we have seen. Play is the highest form of research. सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही कहा था, अगर हम खेलने दिए जाए किसी को, दैट इज इफ वी लेट देम प्ले, तो वो दिमाग में कोई पहले की चीज नहीं रखते और अलग अलग बाउंड्रीज एक्सप्लोर करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई रिसर्च करने में, कोई अलग चीज ढूंढने में. सो इस तरह आप काम कर सकते हैं. इससे फायदा ऐसा होता है कि बच्चे खुद सोचते हैं और आगे जाके कुछ अलग वे में काम कर सकते हैं. बचपन से ही उनकी ये थिंकिंग डेवलप होती है. और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें वो इनोवेटिव थिंकिंग रखे, क्योंकि मैथ्स इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स एंड स्टडिंग फॉर्मूलाज. तो मैथ्स के जो कंसेप्ट्स है, अगर वो कंसेप्ट्स हम पहले समझ ले, अगर हम वो पहले ही जान ले और उसके डेरिवेशन समझ ले, तो हम वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that was the today's session about how we can study maths in different ways and enjoy it. This is my you can contact me and Miss Shah over here. So another thing that I would like to share at this in this session is that Miss Shah has come up with an initiative where she is gonna get some new techniques and different ways with which we can study, and students can also enjoy different form of learning, like using different art forms like dancing or any other art form, which can be helpful for concentration and studying. So Ms. Shah, can you give an introduction about it, a small introduction? Yes. Like I'm going to just interview some different people from various kind of backgrounds. For example,
the upcoming session is with Miss India International 2020. She is a choreographer and model also. So yes, she is going to focus upon dance therapy discipline and about her journey. That how was her journey to Miss India International. So yes, it is going to be very interesting to interview a amazing person. Yes. So yes, I'm going to actually interview many people from different areas. So it will be like a contribution to them that the people who are working in society, like for example, Thank. you who has taken initiative to make learning a fun. So yes, so I'm also going to just interview some kind of people Yes. like So you. Yes. congratulations. So for that, you have to follow my channel. So you will be getting all the updates by clicking on the bell icon. So yes, the link will be Yes. All given the in the best, ma'am. description And box. it's a nice initiative. Congratulations for that. All those who want to join those sessions, the Thank you. description link will be given in the description box. And is if there are questions about today's session, अगर आप कुछ सवाल हो जो हम यहाँ पे आपको आंसर कर सकते हैं, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए. It would be nice to get some questions so that we can answer them. और कल परसों और and the next day also we have sessions on the same topic. हर एक दिन एक अलग सब्जेक्ट होगा. कल होगा that is Thursday, so the session would be about fun in learning science को एक fun way में हम कैसे सीख सकते हैं. After that we have fun in learning history and geography on Friday, and on Saturday we have fun in learning languages. So इस तरह 4 days का ये total series है. Every day it will be at 8 p.m. in the evening on my channel, YouTube channel, where you might seeing this, watching this. So for that sessions also, you will find the link in the description box below. If you have any questions, any suggestions, or anything that we can explore, please do put them in the chat box, or you can also comment them. Yes, there are no questions in the chat box. So I believe this session was good. And if you find this session helpful, please subscribe my channel, like this video, and do come for the next sessions too. Thank you for joining. Thank you, ma'am, for being here and sharing your valuable views. Thank you, Sarthak, for inviting me on your platform, on your channel. Thank you so much. Yes, thank you.